गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज शुरुआत करते हैं अध्याय 3 की, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी थी, वो किस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी बनी तथा इतना प्रमुख शहर किस प्रकार बना, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, क्योंकि 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली एक प्रमुख शहर या महत्वपूर्ण शहर नहीं था। 12वीं शताब्दी के बाद या 12वीं शताब्दी में दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो तोमर राजपूतों के काल के अंदर दिल्ली, देखो ये दिल्ली के शासक हैं, ये तालिका फर्स्ट है। इसके अंदर दिल्ली में कौन कौन से शासक रहे? तो पहले राजपूतों का शासन था दिल्ली के ऊपर, जिसमें पहले तोमरों को था। तोमरों में सबसे प्रमुख शासक अनंगपाल हुए। चौहानों ने तोमरों को पराजित कर दिया। उसके बाद चौहान दिल्ली की सत्ता पर बैठे, जिनमें सबसे प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध लड़ते हैं। तराइन के 2 युद्ध थे, एक 1191 ईस्वी में और दूसरा युद्ध था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी आता है और गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। उसके बाद इसी का गुलाम था, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है तथा दिल्ली के अंदर क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है। हालांकि वह दिल्ली आया नहीं कभी। दिल्ली को केंद्रीय राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश था। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो तोमरों के काल के अंदर दिल्ली थी, वह तोमरों की राजधानी रहा करती थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। वाणिज्य अर्थात व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां देलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। देलीवाल यानी कि दिल्ली वालों के द्वारा सिक्के डलाए गए, इसलिए इन्हें देलीवाल कहा जाता था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। हमने बात की 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अर्थात उसके बाद में जो तुर्क शासन था, उसके बाद में मुगल शासन आया और मुगल शासन ने राजधानी किसको रखा? तो दिल्ली को ही बना के रखा। इस प्रकार से मुगल सल्तनत भारत के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर पाई और उसकी राजधानी रहा करती थी दिल्ली। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए। उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक कोना, सिरी और जहाँपनाह को पहचानिए। ये मानचित्र है, हम इसे बड़ा कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से था। तो देखिए ये था दिल्ली, इसमें यहाँ पर फिरोज़ाबाद स्थित है दिखाए गए, जिसके अंदर क्या है? दिल्ली एक कोना यहाँ पर स्थित है, सीरी ये है, जहाँपनाह यहाँ पर स्थित है। तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, होजे सुल्तानी आदि नगर यहाँ पर स्थित है। आदि नगर इन शासकों के द्वारा बसाए गए थे। उन शासकों के नाम पर यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, जैसे कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद बसाया गया, फिरोज शाह के द्वारा फिरोजाबाद बसाया गया, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, आदि नगर बसाए गए। इसके अलावा जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। वो नगर कौन कौन से थे? तो हमने यहाँ पर देख लिए कि वो नगर कौन कौन से थे। दिल्ली के शासक कौन कौन से शासकों ने दिल्ली पर शासन किया? तो हमने बात की कि दिल्ली में पहल तोमर
थे जिन्होंने शासन किया। तो तोमरों में अनंगपाल प्रमुख था। चौहानों ने तोमरों को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान प्रमुख शासक थे। इसके बाद में मोहम्मद गोरी आता है। गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था तथा उसको इस रियासत के अंदर संभाला। यहाँ से कौन शासक शुरू होते हैं? तो यहाँ से गुलाम वंश प्रारंभ होता है। गुलाम वंश था जो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक उसका शासक था। उसके बाद में कौन? तो उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश के अंदर अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है 1526 ईस्वी के अंदर। जब कौन सा युद्ध होता है 1526 ईस्वी के अंदर? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है। उस पानीपत के युद्ध के अंदर पराजित कर दिया जाता है और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पर 5 वंश कौन कौन से हो गए? तो हम कह सकते हैं कि एक तो राजपूत हो गए, एक हो गए गुलाम वंश, एक खिलजी वंश, एक तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और बाद में मुगल वंश भी स्थापना करता है। कुछ प्रमुख शासकों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे कि तुर्की शासक थे जिन्हें गुलाम वंश की स्थापना की थी, उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद में इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश की बेटी थी जिसका नाम था रजिया। उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन आता है। ये प्रमुख शासकों के नाम है। खिलजी वंश के अंदर हुए जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने चित्तौड़ के अंदर आक्रमण किया था और रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो खिलजी वंश का शासक रहा था। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है ये अलाई दरवाजा है। सैयद वंश के अंदर खिजर खान ने इसकी स्थापना की थी। लोधी वंश के अंदर बहलोल लोधी। यहाँ पर जो मकबरा दिखाई दे रहा है यह फिरोज शाह मकबरा, फिरोज शाह का मकबरा है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कि कैसे मिली हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य, भवन निर्माण कला, स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीखें एकवचन और त्वारिख बहुवचन, तारीखें और त्वारिखें हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। अर्थात 3 चीज़ें प्राप्त होती है। एक है तारीख, उन तारीखों से हमें उस इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये तारीखों के साथ कुछ सूचनाएं लिखी गई थी। वो सूचनाएं कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। और फारसी भाषा उस समय क्या थी? तो उन सुल्तानों के शासनकाल की प्रशासन की भाषा थी फारसी भाषा। हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि पांडुलिपि को तैयार करने के कितने चरण? 4 चरण होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है? कागज को तैयार किया जाता है। उसके बाद उस पर लेखन कार्य किया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द लेखन कार्य किया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों को और आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग उसके ऊपर किया जाता है। उसके बाद में इसकी जिल्द तैयार की जाती है। जिल्द का मतलब होता है उसका कवर तैयार किया जाता है। त्वारिख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। इतना सब वो क्यों करते थे? क्योंकि वो सुशिक्षित थे अर्थात पढ़े हुए थे। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझने के लिए उपयुक्त शब्द है? तो देखते हैं न्याय चक्र क्या होता है। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फक ए मुदब्बिर ने लिखा था। राजा का काम, ये सब किसने लिखा? फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो हम कह सकते हैं कि न्याय चक्र है वह राजा और प्रजा के बीच के संबंध को, कौन से संबंध को? तो सिर्फ अच्छे संबंध को समझने के लिए पर्याप्त है कि राजा और प्रजा में संबंध है कि प्रजा सुखी होगी तो ही राजा सुखी हो सकता है लंबे समय के लिए। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। त्वारिख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों क्योंकि सुशिक्षित हैं और उन्हें रोज़ लिखना पड़ता होगा, रोज़मर्रा की बातें लिखनी पड़ती होंगी, इसलिए वो गांव में नहीं रह सकते थे। दूसरी बात, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम राम पाने की आशा में लिखते थे। अर्थात सुल्तान उन्हें क्या दे? तवज्जो दे, उन्हें इनाम दे, इसलिए वो सुल्तान के बारे में अच्छी बातें लिखा करते थे।
तो हम ये मान सकते हैं कि सभी बातें जो लिखी गई हैं वो सच नहीं हो सकती, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर भी लिखी गई होंगी। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जो ये सुशिक्षित शिक्षक होते थे, कवि होते थे, ये शासक को कौन सी राय देते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात आपके बाद आपके बेटा ही राजा बनेगा। लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज, लिंग भेद यानी कि लिंग भेद होना चाहिए, पुरुष महिला आदि में लिंग भेद किया जाना चाहिए और उस पर आधारित आदर्श समाज होना चाहिए, रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कुछ बुद्धिजीवी थे जो उनके विचारों से सहमत नहीं होते थे। ये सभी ऐसे विचार इसलिए कहते थे क्योंकि ये भी जानते थे कि हमारे बाद हमारा बेटा इस काम में लिप्त होगा। जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? तो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा उसे जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जैसे वही बात, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये क्या है? तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है एक तरह का। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। सबसे पहले कौन बैठता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है, उसके बाद में इल्तुतमिश बैठता है, उसके बाद में रजिया शासन पर बैठती है। क्योंकि उस समय महिलाओं को इतनी छूट नहीं थी, उसके बावजूद यहाँ पर एक महिला को लोगों ने किस रूप में पाया? शासक के रूप में पाया। उस युग के इतिहासकार मीन हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। यहाँ पर एक इतिहासकार जो इतिहास लिख रहा है वह सुशिक्षित है, उसके बावजूद वह यह कह रहा है कि रजिया के अंदर वे सभी गुण थे जो सुल्तान के अंदर होने चाहिए थे। वे अपनी सभी भाइयों से ज़्यादा योग्य थी, लेकिन फिर भी उसका मन उसे शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। अर्थात जो राजा का दरबार था उसके अंदर जो उसके दरबारी थे वे भी उसे एक स्वतंत्र राजा के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अर्थात एक स्त्री को शासन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, जबकि उसमें सभी योग्यताएं थी। लिंगभेद क्या होता है? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर को लिंगभेद कहा जाता है। अर्थात लिंगभेद सिर्फ शरीर रचना संबंधी अंतर नहीं है, उसके अलावा सामाजिक अंतर भी शामिल किया जाता है। रजिया के बारे में मीन हाज ए सिराज के विचार। हमने देखा कि मीन हाज ए सिराज रजिया की प्रशंसा तो करता है कि वह एक योग्य शासक हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसमें कमी है कि वो महिला है, इसलिए उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ना ये समाज, ना खुद मीन हाज ए सिराज, ना ही उसके दरबारी। मीन हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। अर्थात मीन हाज सिराज का मानना था कि स्त्रियों को किसके नीचे? तो पुरुषों के अधीन ही होना चाहिए। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? अर्थात जो मीना सुराज है वह रजिया की खूब प्रशंसा करता है कि उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन सिर्फ एक कमी है कि वह क्या नहीं है? वो मर्दों की सूची में नहीं आती। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। रजिया भी यह जानती थी कि उसका स्त्री होना उसके शासन में दखल दे सकता है, इसलिए वह अपने पिता के नाम से शासन कर रही थी। उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289, तो हम ये कह सकते हैं ये भी रजिया के समकालीन थी, के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। अर्थात रुद्रमा देवी जो कि वारंगल क्षेत्र के अंदर काकतीय वंश की रानी थी, वह भी एक महिला होने के बावजूद वह शासन कर रही थी। रजिया का व्यवहार उससे बिल्कुल विपरीत था। किस प्रकार? रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। अर्थात रुद्रमा देवी भी जानती थी कि उसका महिला होना उसके शासन में बाधा दे सकता है, इसलिए उसने लोगों में भ्रम पैदा किया कि वह स्त्री नहीं, वह पुरुष है। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा।
हमने तीर रानियाँ पढ़ी, जो कि उस काल में जिस समय महिलाओं को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, शासन संभाला था। एक रजिया, जिसको लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। एक तरफ कश्मीर की रानी दिद्दा थी, जिसे लोगों ने स्वीकार किया लेकिन लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई। रुद्रमा देवी वह जानती थी कि महिला होने के कारण वह शासन नहीं कर पाएगी या उसकी शासन में बाधा आएगी, इसलिए उसने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया और लंबे समय तक शासन कर पाया। मीनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? नहीं, रजिया के विचार ये नहीं थे, लेकिन रजिया उस समाज से डरी हुई थी। आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? तो सिर्फ समाज की सोच के कारण। समाज की सोच थी ही नहीं, वो उसने महिला को हमेशा अपने अधीन ही पाया था। आज वह स्वतंत्र थी तो लोग उसे अचानक कैसे स्वीकार करते? परिवर्तन अचानक स्वीकार नहीं किए जाते हैं, अचानक से हुए परिवर्तन क्रांति के रूप में उभर कर आते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। गैरिसन शहर तक फैला हुआ दिल्ली इतना लंबा कैसे हो गया? तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैन्य टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। अर्थात जो दिल्ली के सुल्तान के शासन थे, उनके अंगरक्षक, रक्षक सैनिक की टुकड़ियों को गैरिसन कहा जाता था, तो वहाँ तक ही फैले हुए थे, उसके बाहर कभी नहीं गए। 13वीं शताब्दी तक शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। अर्थात जहाँ पर शासन रहा करते थे उसके आसपास जो सैनिक चौकियाँ होती थी वहाँ पर नियंत्रण होता था, उसके बाहर और भीतर जो नियंत्रण था वो कम होता था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। भीतरी प्रदेश क्या होता है? तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। जैसे यहाँ पर स्थित है राजा, और ये कौन है? उस राज्य का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से इस राजा के लिए जो भी सामान भेजे जाते थे, ये सभी किसके अंतर्गत गिने जाते थे? तो भीतरी क्षेत्र में गिने जाते थे। गैरिसन शहर किलेबंद बसाओ, जहाँ सैनिक रहते थे, अर्थात किले बना दिए जाते थे, और वहाँ उसे क्या कहा जाता था? जहाँ पर सैनिक रहते थे उसे गैरिसन कहा जाता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती थी। अर्थात अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाई हुई थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। अर्थात जब तक गयासुद्दीन बलबन नहीं आ गया तब तक दिल्ली क्या थी? तो दिल्ली अस्थिर ही थी। बलबन के आने के बाद में इसका सुदृढ़ीकरण हुआ, इसका विस्तार हुआ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसके विजयी अभियानों के द्वारा, और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भी हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआबों से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। अर्थात जो लोग शिकारी संग्राहक थे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यायावर थे, घूमते थे, तथा चरवाहे थे जो अपनी गायें चराते थे, उन्हें उन क्षेत्र से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि राजा भी जानते थे कृषि कार्य होगा तो अनाज उत्पन्न होगा, अनाज से व्यापार होगा और व्यापार से धन आएगा और सैनिकों को दैनिक खर्चे या फिर सैनिकों को वेतन दिया जा सकता है। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और अन्य शहर बनाए और बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। पहला सल्तनत की अंदर की सीमा पर, उसके बाद में सल्तनत की बाहर की सीमा पर विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। मानचित्र 3 को हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि किस प्रकार से अभियान किए गए थे।
यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर क्या स्थित है, तो यहाँ पर है दिल्ली। उस समय यहाँ पर शासन किसका था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस पर आक्रमण किया, तो 1300 सबसे पहले 1299 में गुजरात पर अभियान किया, 1301 में रणथंभौर पर, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसके बाद में वह 1305 में मांडू पर आक्रमण करता है और उसी समय वह देवगिरी पर भी आक्रमण करता है। यहाँ इसके अलावा कड़ा को वह जीत लेता है और 1296 में देवगिरी पर पहले आक्रमण कर चुका था। उसके बाद में 1310 से 1311 पर वह द्वार समुद्र, जहाँ पर होयसल राजवंश शासन कर रहा था। उसके बाद में वारंगल पर, जहाँ पर काकतीय राजवंश कर रहा था। और उसके बाद में वह मदुरई पर आक्रमण करता है, जहाँ पर तंजावुर पर आक्रमण करता है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक फैल चुकी थी। इस प्रकार से खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत का शायद ही ज़्यादा विस्तार हुआ होगा, वो भी खिलजी वंश के समय हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत की सेना यहाँ से नहीं, दूसरा विस्तार बाहरी सीमा पर हुआ। देखा हमने किस प्रकार से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, अर्थात मोहम्मद तुगलक ने भी अनेक आक्रमण किए। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, अर्थात इसके जो सूबेदार होते थे और प्रशासक होते थे उन्हें न्याय का अधिकार था। साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान हमने देख लिए। हम चित्र 2 को देखें तो चित्र 2 में हमें क्या नज़र आ रहा है, तो ये 12वीं सदी के आखिर दशक में बिना कुवल उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें हैं। बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये कुवल इस्लाम मस्जिद है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक कोना पुराना शहर कहा जाता है। आज जो पुरानी दिल्ली है वहीं पर दिल्ली एक कोना स्थित है, वहीं पर ये कुवतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। इसका विस्तार किसने किया, तो इसका जो विस्तार था वह किसके द्वारा किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, पूरा करवाई गई फिर इल्तुतमिश के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें अंदर योगदान दिया और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। मस्जिद वास्तव में होती क्या है, तो मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने या माथा टेक कर करते हैं, अर्थात अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं के पूजा स्थल को मंदिर कहा जाता है, ईसाइयों के मंदिर को चर्च या गिरजाघर कहा जाता है, उसी प्रकार से मुसलमानों का जो आराधना स्थल होता है उसे मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद या मस्जिद एजामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज अदा करते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम या नेता कहा जाता है। उन्हीं लोगों में से एक होता है जो सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान होता है, उसे इमाम कहते हैं। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश देते हैं, धर्म उपदेश यानी खुतबा पढ़ते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। हमने पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि मक्का और मदीना, यहाँ पर भारत स्थित है, यहाँ पर सऊदी अरब स्थित है, तो इस तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, देखो ये है भारत और यहाँ पर है सऊदी अरब। तो भारत पूर्व में स्थित है और ये पश्चिम में है। भारत के पश्चिम में स्थित है मक्का, इसलिए मक्का की ओर को दिशा को किबला कहा जाता है और पश्चिम की यानी कि मुसलमान पश्चिम की ओर मुँह करके इसलिए पड़ता है क्योंकि मक्का पश्चिम के अंदर स्थित है। भारत की स्थिति भारत को देखें तो, और मक्का की ओर मुँह की दिशा को किबला कहा जाता है। चित्र 3 ये बेगमपुरी मस्जिद है,
ये जो मस्जिद दिखाई दे रही है बेगमपुरी मस्जिद है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना यानी कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी बनाई गई थी, जिसका नाम था जहांपना। विश्व की शरणस्थली, जहांपना का अर्थ विश्व की शरणस्थली है, की नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। अर्थात बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के द्वारा शाहजहां जहांपना में मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। हमने जहांपना देख लिया कहाँ पर स्थित था। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय के जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने के लिए भी मस्जिदें सहायक होती थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। यहाँ पर जो मस्जिद दिखाई दे रही है ये है मोट की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। जमाली कमाली की मस्जिद, ये जो दिखाई दे रही है जमाली कमाली की मस्जिद है। 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। चित्र देखे हमने, उनकी तुलना की, मस्जिदों की समानताएं असमानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं। चित्र 3, 4, 5 स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद में दिखाई देता है, जो हम अध्याय 5 में चित्र 7 देखेंगे उसमें मिलेगा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन और समेकन का अर्थ क्या होता है, तो उस क्षेत्र का समेकन कि हमारा क्षेत्र किस हद तक फैला हुआ है और उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जागीरदार जमींदार है जिन्हें प्रशासन दिया गया है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की ज़रूरत होती थी। दिल्ली के समेकन का अर्थ क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जाएगा और उन विभाजित वर्गों के अंदर लोगों के द्वारा या फिर किन किन को क्या क्या बनाया जाएगा। इस क्षेत्र के अंदर इसे सूबेदार बनाया गया है, इस क्षेत्र में न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था यह देखेगा। इस प्रकार से क्षेत्रों को बांटना वो समेकन होता है। दिल्ली पे के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान थे वे विशेषकर जिनमें इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को, अर्थात इल्तुतमिश अपने गुलामों को ही सूबेदार नियुक्त करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था या कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम, गुलाम पर सुल्तान इतने ज़्यादा विश्वास करते थे कि अपने बेटों पर इतना विश्वास नहीं करते थे। बेटों से ज़्यादा वह अपने गुलामों को ज़्यादा तवज्जो देते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? क्योंकि गुलाम पूरी तरह से राजा पर निर्भर होते थे, इसलिए राजा भी उन पर निश्चित होकर विश्वास कर सकते थे। आश्रित का अर्थ क्या होता है, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर रहता हो, उसे आश्रित कहा जाता है। जैसे अभी जो लड़के या लड़कियां पढ़ रही हैं वो अपने माता पिता पर आश्रित हैं। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, अर्थात जैसे कोई गुलाम है, जैसे कि इल्तुतमिश का ही कोई गुलाम था तो वह इल्तुतमिश के प्रति तो क्या रहता था, वफादार रहता था, लेकिन उसी के बेटे या उसकी बेटी रजिया के प्रति यह गुलाम क्या नहीं रहते थे, वफादार नहीं रहते थे, उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के
नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तारीखों के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है कि जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें ऊंचे पद नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसा मानते थे कौन? तो जो फारसी तारीख यानी कि जो लिखते थे, इतिहास लिखते थे, उन्होंने। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन सुल्तान मोहम्मद और तुगलक के अधिकारी जन सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने वाले और बेचने वाले, जो शराब बनाते हैं और बेचते हैं उन्हें कलाल कहा जाता है। फिरोज हज्जाम नामक न्यायी, मनका तब्बाग नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी यानी कि जियाउद्दीन बर्नी 14वीं शताब्दी के दौरान हुए थे। इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। अर्थात जियाउद्दीन बन्नी का यह मानना था कि ये लोग शासन के ऊंचे पदों पर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सुल्तान को क्या कहा है कि उसकी बुद्धि, उसकी राजनीतिक विवेक का नाश हो गया है और शासन करने में वह अक्षम है। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? क्योंकि बर्नी ये चाहता था कि ऊंचे पदों पर नीचे लोगों को नहीं बिठाया जाना चाहिए। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। अर्थात यहाँ पर क्या होते थे? तो इक्ता प्रणाली, जो कि प्रारंभ किसके समय हुई थी? इल्तुतमिश के समय प्रारंभ हुई थी। इक्ता, ई फोर इल्तुतमिश, ई फोर इक्ता। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। उसी इक्ता प्रणाली का प्रयोग खिलजी और तुगलक शासकों ने भी किया और उन्हें समाने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। यानी कि इक्ता क्या होता था? तो वह क्षेत्र होता था, उस पर शासन करने वाला कौन? इक्तादार या मुक्ति था। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ताओं में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूल किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। अर्थात जैसे कि कोई बलबन शासक बना तो बलबन पहले इक्तेदार था, उससे पहले दिल्ली के केंद्र में शासन दिया गया, उसके बाद में उसे बदायूं का शासन दिया गया, उसके बाद में उसे अलग जगह का, उसके बाद में उसे अलग जगह का। अर्थात और उनका जो इक्ताओं का पद था वह क्या नहीं होता था? तो वंशानुगत भी नहीं होता था, वंशानुगत भी नहीं होता था और उन्हें एक जगह पर लंबे समय के लिए शासन नहीं करने दिया जाता था, उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। अर्थात वह उस क्षेत्र के अंदर खुद ज़्यादा कर ना वसूले और ज़्यादा सैनिक भी न रखे, दोनों चीज़ें निश्चित कर दी जाती थी। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। अर्थात अब सामंत थे वह कर वसूल नहीं कर सकते थे, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। अर्थात ज़मीन की पैमाइश की जाने लगी, उसे नापा जोखा जाने लगा कि इतनी ज़मीन है, इतना कर वसूला जाएगा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। अर्थात जब अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का निर्धारण किया और वसूली का जो कार्य था वह अपने नियंत्रण में लिया, उस समय 3 तरह के कर थे। पहला था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था।
पहला कर जिसका नाम था खराज, जो कृषि पर लगता था और उपज का 50% होता था, किसान की उपज का 50% होता था। दूसरा कर था वह मवेशियों पर लगाया जाने लगा, यानी पशुओं पर, और तीसरा घरों पर लगाया जाने लगा। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तानों के अधिकार के बाहर ही था, अर्थात दिल्ली भले ही उस समय दिल्ली थी, वह बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार करती थी, लेकिन दिल्ली चूंकि इतने ही क्षेत्र पर, इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा था वह दिल्ली सुल्तानों के अधीन नहीं आता था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर सुल्तान वापस आते थे जीत कर, और वे जो जैसे दक्षिण भारत और बंगाल के अंदर जीते गए क्षेत्र थे, सुल्तान के लौटने या सेना के कमज़ोर पड़ने पर ये तुरंत विद्रोह कर स्वतंत्र हो जाते थे। यहाँ तक कि गंगा घाटी के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र या घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैटर्न में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर अधिकार कुछ समय ही रह पाता था, क्योंकि ये वापस विद्रोह करते और स्वतंत्र हो जाते थे। सरदार उनकी किलेबंदी, अफ्रीकी देश, जिस समय भारत में ये सब हो रहा था तो अफ्रीका में भी कुछ हो रहा था, या फिर अन्य देश में कहाँ ऐसी व्यवस्था थी। तो एक उदाहरण के तौर पर अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी क्या क्या करते थे। तो ये बात अफ्रीका की नहीं है, अफ्रीका का शहर है मोरक्को। मोरक्को से एक यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता। कहा जाता है कि यह सर्वाधिक लंबी दूरी तय करके भारत आया था, वो भी पैदल, मतलब चल के आया था। चट्टानी उबड़ खाबड़, इसके द्वारा बताया गया है कि सरदार और उसकी किलेबंदी किस प्रकार से थी। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, अर्थात सरदार थे वह चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। कभी कभी बांस के झुरमटों में रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से होते होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं, अर्थात दिल्ली यानी कि केंद्र के अंदर तो सुल्तान रहता था, और उसके बाहर किलेबंदी होती थी। उन किलों के अंदर कौन रहते थे, तो वहाँ पर सरदार रहते थे जो किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती थी। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा, अर्थात चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, अर्थात चंगेज खान के जो सर्वाधिक आक्रमण जिन सुल्तानों के समय वे थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, तो उन्होंने एक स्थानीय सेना खड़ी कर दी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना किस प्रकार किया। तो दोनों की तुलना करते हैं कि इस चुनौती का सामना किस प्रकार किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, एक 1299 में और एक 1300, मतलब एक हुआ 1299 और 1300 के समय, और दूसरा हुआ 1302 और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया, अर्थात सिरी क्या था, तो सैनिकों के रहने का स्थान था। गैरिसन शहर बसाया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया, अर्थात सैनिक थे अपना पेट किस प्रकार से भरते थे, तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था उसकी भूमि से कर वसूला जाता था,
और किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था। अर्थात ये कर कितना था, तो किसानों की पैदावार का 50%, किसान जो भी उपजाते थे उसका आधा हिस्सा सैनिकों को देना पड़ता था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। इक्ता के अंदर तो क्या होता था कि ज़मीन दी जाती थी, उस ज़मीन से कर वसूलो, थोड़ा सा कर राजा को दे दो और थोड़ा सा अपनी जो वेतन था उसके रूप में रख लो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें एकता नहीं दिया, उन्हें नगद वेतन पर रखा। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया, अर्थात बाजार पर नियंत्रण भी स्थापित किया, क्योंकि अलाउद्दीन जानता था कि यदि सैनिक अपना सामान खरीद रहे तो व्यापारी से खरीदेंगे, और यदि अधिक सामान खरीदा जाएगा क्योंकि सैनिक भी अधिक हो चुके हैं तो व्यापारी अपनी कीमतें बढ़ा देंगे। इसलिए उसने बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक शासन किया। दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई, अर्थात तुगलक ने मंगोल सेना को परास्त कर दिया। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था, अर्थात उसने जल्दी सेना तैयार कर ली। हालांकि ट्रांस ओक्सियाना पर उसने हमला नहीं किया। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोयना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी, अर्थात उसने कोई नया गैरिसन शहर नहीं बसाया। जबकि दिल्ली एक कोयना जो पुराना शहर था उसमें निवासियों को बाहर निकाला गया और उसे ही गैरिसन में बदल दिया गया। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। ये जो लोग थे इन्हें कहाँ भेज दिया गया, तो दक्षिण में दौलताबाद को राजधानी बनाया और वहाँ पर चलाया गया। इसके पीछे इसका डर भी था कि मंगोल दोबारा आक्रमण करेंगे। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, यानी दौलताबाद में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगा दिए, अर्थात जनता पर अतिरिक्त कर लगा दिए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया और उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, अर्थात लोगों की इतनी दुर्दशा हुई कि उन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़ा जहाँ पर उनका व्यापार जमाया था। इसके बाद वे दक्षिण दौलताबाद गए, नई राजधानी में, वहाँ पर खेती की, खेती पर अधिक कर लगा दिए गए। इसके बावजूद वहाँ पर क्या हो गए, अकाल पड़ गया। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन ही देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई, क्योंकि चांदी की कमी होने लगी थी। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने और चांदी से न होकर सस्ती धातु के बने होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, क्योंकि ये धातु सस्ती थी और लोग इसकी कॉपी बना लेते थे, अर्थात जाली मुद्रा छापते थे। लोग बड़े चतुर थे, उसने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे, अर्थात कर भी चुकाते थे तो इसी टोकन मुद्रा से चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे, अर्थात इसे जाली सिक्के बनाए गए जिससे भी मुद्रा का ह्रास हुआ। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। उसके बाद उसने जो ये सेना बनाई थी ट्रांस ओक्सियाना, इसको कहाँ भेज दिया, तो कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया और यह आक्रमण पूरी तरीके से क्या हुआ, विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ा और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वर्दी और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी।
इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी, अर्थात उसमें इतना जिगरा था। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना के हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी कहते हैं जिसे 1540 से 1545 तक उसने शासन किया। इस शेर शाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंध के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जिसे इस जो हुमायूं का शासनकाल था वह दो टुकड़ों में है, 1530 से 1540। 1540 से लेकर के 1545 तक कौन शासन करता है? शेर शाह सूरी करता है। और फिर 1555 से 1556 में हुमायूं वापस शासक बनता है। मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी और उसे परास्त भी किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त कर दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक जिसने शासन किया, मुगल साम्राज्य को समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया, अर्थात अग्रगामी कह सकते हैं किसे, तो अकबर को प्रशासन की दृष्टि से अग्रगामी था अकबर। किसका? तो शेरशाह सूरी का। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध, ये क्या थे? तो 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। यरूशलेम जो कि इजराइल में स्थित है। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा जाता है। इन्हीं नाइटों के द्वारा धर्म युद्ध लड़े गए, धर्म युद्ध करवाए गए चर्च के द्वारा। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद तक इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे, यानी कि कुलीन वर्ग भी चाहते थे कि हम भी क्या हों, नाइट, हमें भी नाइट कहा जाए। कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया अगर नहीं चुका सकते तो आप क्या करेंगे? मृत्यु के अलावा क्या ही इलाज है? बीज शक्ति। बीज शब्द कौन कौन से हैं? तो इक्ता, तारिक, गैरिसिन, मंगोल, लिंग और खैराज। खैराज कर था। लिंग 2 प्रकार से होता है, सामाजिक और शारीरिक। मंगोल थे जो कि चाइना और मंगोलिया पर अधिकार, उन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद तुगलक ने पराजित किया और आक्रमण की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने सुरक्षा की दृष्टि से देखा गैरिसन जहां पर सैनिक रहा करते थे। तारिक
इतिहास के बारे में बताती हैं। इन्हें लिखने वाले तारिक यानी इतिहासकार थे। एकता कौन सी व्यवस्था थी? तो एक कर व्यवस्था थी, जिसके तहत जो सूबेदार होते थे, गुलाम होते थे, उन्हें दिया जाता था। अध्याय 3 आज कंप्लीट हो गया। कल अध्याय 4 पढ़ेंगे। धन्यवाद।